अच्छा, जाकिर अनवर जी इस बार किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? वो अररिया से लड़ेंगे। अररिया की धरती और अररिया के लोग उनको उनके काम से, उनके कार्यों से, उनके रहमदिली से, उनके जो अपने कार्य करने की प्रणाली है उससे बहुत ज़्यादा ही उनसे खुश हैं। और वो सारे लोगों का डिमांड है कि अररिया के सरजमीन से जाकिर अनवर जैसा विधायक आना चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर पूरे बिहार में अब चुनाव की जो सरगर्मी है वो धीरे धीरे तेज हो रहा है। कई सारे नेताओं पे आरोप भी लग रहा है, आरोप प्रति आरोप का जो है दौर है अब शुरू हो चुका है। लेकिन इसी कड़ी में अररिया के एक ऐसे शख्स हैं हमारे साथ, जोगबनी बाज़ार के बबलू जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस मुद्दा को लेकर आज हम इनसे डिबेट कर रहे हैं और इससे जानेंगे कि किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। इनके भाई जो हैं पूर्व में यहाँ के बड़े नेता रहे हैं और विधायक बने थे। आपको बता दें कि उस पर अभी तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में कई सारी खबरें आ रही है और इनसे हम ये जानेंगे कि किस तरह की खबरें पे जो खबर चल रहा है क्या उसमें सच्चाई है। इन सब पर इनसे विस्तार से बातचीत करते हैं। सबसे पहले बबलू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपका भी स्वागत है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनवर राज है और मैं 2 बार यहाँ जोगबनी नगर पालिका का प्रतिनिधित्व भी किया हूँ। मेरी मिसेज यहाँ 2 बार चेयरमैन भी रही है नगर पालिका की और मैं अभी फ़िलहाल जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी हूँ। अच्छा जी। आपके भाई पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तरह तरह चैनल में हमने रिपोर्ट्स देखे हैं, उसमें कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कि नेपाल सरकार के साथ मिलकर कुछ तरह से घोटालेबाज का क्या उसमें है? देखिए, ये सरासर एक बिहार में और ख़ासकर सीमांचल के क्षेत्र में जाकिर अनवर एक ब्रांड है, एक नाम है। और अररिया ही नहीं, पूरे सीमांचल में उनके जैसा कद्दावर, दलित, गरीब, अल्पसंख्यकों का मसीहा, युवाओं का सपनों को पूरा करने वाला एकमात्र रोशनी, एकमात्र मसीहा जिनका नाम जाकिर हुसैन खान साहब है, उनके बढ़ते हुए कदम को देखकर उनके जो प्रतिद्वंदी है, जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हुए आए हैं और उनका एक ही मात्र उद्देश्य होता है कि जो लोग छवि है, जो लोग इस सीमांचल के लिए कुछ कर सके, अररिया जिला के लिए कुछ कर सके, उनकी छवि को ख़राब करना, उनको बदनाम करने का एकमात्र उद्देश्य है। और इसी सिलसिले में उन लोगों के द्वारा, चूँकि वो सामने से फेस नहीं कर सकते, वो इनडायरेक्टली पेड न्यूज़, गोदी मीडिया के माध्यम से हमारे पूर्व विधायक, एक बार वो फॉरिजगंज से रहे हैं, एक बार वो अररिया से रहे हैं और इस बार वो बहुत ही शिद्दत के साथ अररिया की सरजमीन पर फिर से विधानसभा की चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये विपक्ष का आरोप है? जाकिर अनवर जी का जिस तरह से नाम है और यहाँ पे अररिया ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में उनको जानते हैं और जाकिर अनवर कई लोग इन्हें गरीबों का मसीहा भी कहते हैं। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, तरह तरह मीडिया में चल रहा है, अभी गलत सारे आरोप लगा रहे हैं। वो आरोप आपने देखा भी होगा। जी, अभी देखा 5 करोड़ घोटाले के आरोप है। तो कई सारे आरोप अभी चल रहा है। नहीं, वो 5 करोड़ घोटाले की आरोप नहीं है। ये दिया था कि किसी व्यवसायी का नेपाल में आज से लगभग 20-22 वर्ष पहले अपहरण हुआ था और उसी व्यवसायी को एक मुद्दा बनाकर अभी, जबकि हर कोई जानता है कि उस केस में इनका नाम जबरन घुसाया गया था और वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय, नेपाल की सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बाइज्जत बरी भी किया है और किसी भी प्रकार से इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी आरोप नहीं हुआ है, न सिद्ध हुआ है। ये यहाँ के जो मनचले और जिनकी सोच एक छोटे तबके की है, वो चूँकि उनकी बराबरी को छू नहीं सकते, उनको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बदनामी के तहत एक गोदी पेड न्यूज़ है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, उसके माध्यम से उन्होंने ना जाने किस विकृति मानसिकता के तहत उनके ऊपर ये आरोप लगा दिया कि आधी अधूरी सच्चाई जो बिना जाने हुए उस न्यूज़ को छाप दिया या ऑनलाइन उनको पब्लिश किया है। और हम लोग इसमें अपने जो वकील हैं उनसे हम लोग सलाह कर रहे हैं और बहुत ही जल्द इस ऑनलाइन मीडिया नवभारत टाइम्स पर एक मानहानि का मुकदमा होगा और उनके जो भी इस कृत्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन पर कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई करने का हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए बबलू जी, अब हम आते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पे। जी। अभी अब चुनाव का बिगुल है और तरह तरह नेता जो है अब क्षेत्र में आना शुरू कर चुके हैं। क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव होगा, फारबिसगंज विधानसभा और अररिया विधानसभा, किस मुद्दे पे होगा?
और यहाँ लगातार अभी फारबिसगंज में बीजेपी का कब्जा रहा है लगातार 5 सालों से। 10 साल से कार्यकाल रहा है मंचन केसरी का। क्या लग रहा है इस बार फारबिसगंज विधानसभा और अररिया विधानसभा किस मुद्दों पे यहाँ पे चुनाव होगा? देखिए, यहाँ का एक ही मुद्दा है, सीमांचल की विकास। फारबिसगंज विशेषकर जो आप बता रहे हैं, फारबिसगंज में पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर मंचन केसरी जी विधायक रहे हैं और हमारे यहाँ के अररिया जिला के, अररिया लोकसभा के सांसद जी प्रदीप कुमार सिंह जी रहे हैं। और इन 10 वर्षों में आप ये देख सकते हैं कि हमारे इस सीमांचल क्षेत्र का जो सबसे प्रमुख व्यवसायिक केंद्र रहा है, फारबिसगंज हो या अररिया हो, उसकी क्या स्थिति है। ये चारों तरफ से चरमराई हुई स्थिति में हम लोग सामना कर रहे हैं। ना तो यहाँ किसी प्रकार का कोई विकास हुआ, इलेक्शन आता है, घोषणा होती है, लेकिन उस घोषणा को आप ये देख सकते हैं कि उस इलेक्शन के बाद उस घोषणा पर ना तो कोई काम होता है। अगर आप अभी देख लीजिए, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें बहुत जगह की बड़ी बड़ी ट्रेनों की घोषणा की गई थी, चली भी कुछ, लेकिन लोकसभा के बाद वो सारी ट्रेनें लगभग बंद हो चुकी है, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि ये घोषणा मात्र चुनावी नारा होता है। आज हम ये भी देख रहे हैं कि जोगबनी से पटना के लिए ट्रेनें खुल रही है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि ये ज़्यादा दिन तक चल सकेगी। अच्छा, जाकिर अनवर जी इस बार किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? वो अररिया से लड़ेंगे। अररिया की धरती और अररिया के लोग उनको उनके काम से, उनके कार्यों से, उनके रहमदिली से, उनके जो अपने कार्य करने की प्रणाली है उससे बहुत ज़्यादा ही उनसे खुश हैं। और वो सारे लोगों का डिमांड है कि अररिया के सरजमीन से जाकिर अनवर जैसा विधायक आना चाहिए। अच्छा, जाकिर अनवर जी का बड़ा नाम रहा है पूरे बिहार में और ख़ास तौर पे अररिया पे इनका अलग पहचान रहा है। तो जिस तरह से वो लगातार क्षेत्र के लोगों से अभी भी मिलना जुलना करते हैं, चाहे विपक्ष में भी आते हैं, हारते भी हैं, तब भी लगता है, तभी वो क्षेत्र के लोगों के दर्द और दुख को समझते हैं। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में उनका असर पड़ेगा? इस बार 25 का चुनाव में 100% वहाँ की जनता, अररिया की विधानसभा की जनता ने मन को बना लिया है, दिल को बना लिया है कि इस बार अगर जाकिर चुनना है किसी को विधानसभा के लिए तो वो जाकिर हुसैन खान साहब ही होंगे। उसके अतिरिक्त वहाँ के लोग किसी का नाम सुनना भी पसंद नहीं कर रहे। अच्छा, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर पहुँचे थे अररिया, इसके बाद सीमांचल के कई जिलों का भी दौरा किया, पूरे बिहार के लगभग कई गाँव से गुजरा, 1300 गाँव से गुजरा है। और उनका जो ये कैंपेन रहा ठीक ठाक रहा, बहुत सारे भीड़ हुआ, जनसैलाब हुआ। क्या लग रहा है वो जनसैलाब अब कांग्रेस के विधानसभा चुनाव 2025 पे इनका असर पड़ेगा? निस्संदेह राहुल जी ने वो जादू कर दिखाया है जिसको बिहार को ज़रूरत थी। राहुल जी के द्वारा जो चलाया गया ये यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा, निस्संदेह लोगों के मनों को जागृत किया है। यहाँ पर जो सोया सुसुप्त जो लोग थे उनको जगाने का काम राहुल जी की यात्रा ने किया और निस्संदेह इसका परिणाम बहुत ही अच्छा आएगा। चाहे गोदी मीडिया चाहे जो भी बोल ले, लेकिन आने वाला समय राहुल जी का है, तेजस्वी जी का है, महागठबंधन का है। अच्छा, बिहार में एनडीए की सरकार है और सत्ता में रहते हुए बिहार में बिहार बंद का आह्वान किया गया। वो आह्वान इसलिए हुआ क्योंकि दरभंगा से मोदी की मां को गाली पड़ा था, आपने भी सुना होगा। जी। लेकिन जब गाली पड़ा तो उन पे कार्रवाई भी हुआ और वो अरेस्ट होकर जेल भी गया। इसके बाद क्या लग रहा है सत्ता में रहकर बिहार बंद करना, क्या ये उचित था या अनुचित था? अगर आप बिहार को ही बंद किया है तो आप गुजरात को भी बंद कर सकते थे, आप देश के प्रधानमंत्री थे और मोदी जी की मां को गाली पड़ना पूरे देश का अपमान है। इसके साथ देश के अलग अलग राज्य भी बंदी का आह्वान कर सकते थे, लेकिन बिहार को ही अड्डा क्यों बनाया? क्या ये सीधा तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए बिहार बंदी का आह्वान किया गया? जी, एकदम इसमें तो पॉलिटिक्स है। अच्छी तरह से जानते हैं गाली देना माँ की ये कहीं से भी जायज़ नहीं है और हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये सारे पूरे भारत के लोग जान रहे हैं, ये प्रायोजित गाली कांड था। जिस लड़के का नाम आ रहा है वो इत्तेफाकन बीजेपी शेल का ही वो आदमी था। उसे बीजेपी शेल के लोगों ने वहाँ प्रायोजित करके बैठाया और उसे गाली दिलवाया और उसके बाद उसका वीडियो बना के पूरे भारत में सर्कुलेट किया कि मोदी जी की माँ को गाली। निस्संदेह ये एक गलत कृत्य है, इसका जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। माँ होती है, चाहे वो किसी की भी माँ हो, उसके प्रति हमें सम्मान देना चाहिए।
लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से माँ का उपयोग अपने राजनीतिकरण के लिए किया, वो भी एक निंदनीय कार्य है। और इसके लिए मोदी जी को देश से क्षमा मांगनी चाहिए। ये मेरा स्पष्ट अपना एक वक्तव्य है कि मोदी जी ने इस माँ को सामने रख कर राजनीति का जो गंदा खेल खेलने का प्रयास किया, बिहार बंद क्यों किया? पॉलिटिक्स के तहत, चूंकि यहाँ चुनाव होने वाला, चुनावी साल है, अगर वो चाहते माँ के प्रति सम्मान तो पूरे भारत को बंद करवा सकते थे, गुजरात को बंद करवा सकते थे, अच्छा। यूपी को करवा सकते थे, पंजाब को करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सब छोड़कर केवल बिहार को, बिहार वासियों को अपमानित करने के लिए अपनी माँ को आगे करके और इस तरह चुनावी लाभ लेने का प्रयास किया है। अच्छा, ये बताइए, उस बिहार बंदी के दौरान आपने 2 वीडियो भी देखा होगा जो खूब वायरल हुआ। एक शिक्षिका जो स्कूल जा रही थी और एक एम्बुलेंस जो अस्पताल जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहाँ की जो लोकल बीजेपी के नेता थे झंडा लेके खड़े थे और उन्हें वो जाने के लिए नहीं दे रहा था। तो ये वीडियो आपने देखा? जी जी, एकदम देखा है, और जो काफ़ी शर्मनाक है। एक तरफ वो माँ के नाम पर बंद करवा रहे हैं, दूसरी तरफ वही माँ जो सड़क पे जा रही है, अपनी शिक्षिका जहाँ सैकड़ों बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है, एक महिला जो हॉस्पिटल जा रही है उसको रोका जा रहा है, उसके साथ गाली गलौज किया जा रहा है, उसको जाने नहीं दिया जा रहा है। ये कहाँ से माँ का सम्मान है? ये तो सीधी एक नारी के आत्मसम्मान पे प्रहार है। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा में जो पब्लिसिटी राहुल गांधी यहाँ से जनसैलाब उमड़ा था, उस पब्लिसिटी को जो कमा के गए थे 17 अगस्त से वो लगातार इस कैंपेन में जुड़े थे और 17 अगस्त से अगस्त के अंतिम यानी कि पूरे महीने 15 से 17 दिन वो पूरे यहाँ पे रहे और बिहार में लगातार घूमे। 1300 गांव से गुजरे, कई जिलों से गुजरे। दरभंगा से शुरू हुआ था, फिर दरभंगा के बाद सीमांचल का हरदेरा, फिर मोतिहारी, फिर जगह जगह हर ज़िले में वो कोशिश किए कि वहाँ से गुजरे। जो पब्लिसिटी यहाँ से कमा के गए राहुल गांधी, क्या लग रहा है बिहार बंद के बाद जिस तरह से चीन में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन से जब वापस आए तो फिर वो जीविका के लिए बजट निकालते हैं और जीविका के जो दीदी सब है उनके लिए 10,000 रुपया का ऐलान होता है केंद्र सरकार की ओर से। फिर बिहार सरकार ने 2,10,000 का ऐलान किया कि जीविका को हम देंगे रोजगार के लिए। इसके बाद उसी ऐलान के कुछ देर बाद फिर बिहार बंद का आह्वान होता है। क्या लगता है बिहार बंद का जो आह्वान हुआ था इससे राहुल गांधी की पब्लिसिटी पे असर पड़ेगा जो यहाँ से कमा के गए थे वो? नहीं, कभी नहीं। निसंदेह बिहार की जनता काफ़ी समझदार है और काफ़ी जुझारू है। वो अच्छी तरह जानती है अच्छा और गलत के बीच में क्या अंतर होता है। पॉलिटिक्स में मोदी जी का क्रियाकलाप है, पॉलिटिक्स जब चुनाव आता है तो इसी तरह वो लुभावने वादे करते हैं, लोगों के प्रति अपने आंसू को बहाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाता है उन्हीं स्टूडेंट को देखिए, उन्हीं माता बहनों को देखिए, उन्हीं जीविका कर्मियों को देखिए, उन पर लाठियों का बौछार होता है। अभी हाल में भी लाठियों से पीटा गया है, गिरा कर। अच्छा, आपके महागठबंधन का क्या स्थिति होगा? 243 सीट पे महागठबंधन इस बार 2025 में कितना सीट ला सकती है? ये फुल बहुमत में आएगी इस बार। फिर भी एक औसत आंकड़ा आपके द्वारा? ये फुल बहुमत आएगी और निसंदेह इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये आज आप लिख लीजिए। ये एक बिहारी, ये मेरा बिहारीपन है और ये एक सच्चा बिहारी कह रहा है कि बिहार की धरती में जब भी किसी ने अपनी माँ का सम्मान के बदले उसे अपमान किया है, वो कहीं का नहीं रहा है। चलिए, जाते जाते हम आपसे एक और सवाल पूछते जा रहे हैं। नेपाल में हाल ही में दंगा हुआ और आप जोगबनी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या लग रहा है इसमें भारत में भी कुछ गतिविधियां हो रहा है क्या? जोगबनी बॉर्डर आपके बगल में है और क्या लग रहा है कि इसे जोगबनी जो बाज़ार है यहाँ पे व्यापारियों को असर पड़ा है उस दिनों से? काफ़ी असर पड़ा है। चूँकि जोगबनी के 90% जो बिज़नेस है वो नेपाल से आने वाले लोगों पर निर्भरता रहती है और इस तरह से जो पिछले कई दिनों से नेपाल की ये जो बॉर्डर है जो लगातार बंद हो चुकी है, जिसके कारण यहाँ के लोगों के सामने काफ़ी दिक्कतें आ रही है, व्यवसाय भी काफ़ी मरमाहत है। लेकिन जो नेपाल में हो रहा है, जो लूटपाट, जो एक आंदोलन हुआ था उस पर लूटपाट की जो घटनाएं रही, वो कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। ये अब गुंडा तंत्र, जैसे ये क्रांतिकारी ना होकर कोई गुंडा तंत्र की ओर बढ़ रहा है नेपाल। और हम जानते हैं कि भारत की जो जनता है इस तरह की जो हरकतें वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। भारत की जनता हमेशा से काफ़ी संवेदनशील
और काफ़ी ही रहमदिल लोग होते हैं और कभी भी इस तरह की अनगढ़ बातों पर ना आते हैं, नहीं ना वो कभी इस तरह के। हाँ, लेकिन अगर तानाशाह अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, ये एक ऐतिहासिक बात है, इसको याद रखा जाए। जब भी किसी तानाशाह ने यहाँ किसी भी देश के आवाम को, उनकी जनता को सताने का काम किया है, डराने का काम किया है, एक सीमा के बाद वो विस्फोट होना ही है। आज नहीं तो कल अगर ये स्थिति में सुधार नहीं हुआ, निस्संदेह भारत में ये स्थिति आ सकती है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने समय चलिए, हमारे आपका लिए भी बहुत निकाले, बहुत आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे कभी मुलाकात होगी और फिर भी कई सारे मुद्दों पे आपसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट, लाइक, शेयर खूब करें और अपने लोगों तक भी पहुंचाइए। धन्यवाद। शुक्रिया।